जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट नोटिस पर। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होंगे, इसके अलावा वीडियो एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का किसको बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट नहीं होगा, उसकी कट ऑफ पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट 2023 के एग्जामिनेशन को लेके कि ये एग्जामिनेशन आपका जल्दी कंडक्ट होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा। अगस्त में फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आपको इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा नियर अबाउट अक्टूबर के आसपास। अक्टूबर के आसपास आपका पेट 2023 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका रिजल्ट भी आपका दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपको ये कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि उसके बाद इस पे भर्तियां भी आएंगी चुनाव को लेके। ठीक है, 2023 के लेखपाल में से भी आपको बहुत सी भर्तियां देखने को मिल जाएगी जनवरी फरवरी के आसपास, क्योंकि चुनाव है 2024 में, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तभी आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे। ठीक है, अगर आपके स्कोर अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर आप फिर से एक साल इंतजार करेंगे और आपको पता ही है, आपने दो पेट में देख ही लिया है कि इंतजार करने पे कितनी वैकेंसियां निकल जा रही हैं। तो बेटर ये है कि इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपका जल्द ही कंडक्ट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम की। इसकी आंसर की तो रिलीज कर दी गई थी। आंसर की में हर पाली में 5 से 6 क्वेश्चन आपको गलत मिलेंगे ही। वो क्वेश्चन में ज्यादातर जो क्वेश्चन गलत है उसमें मीनिंग क्वेश्चन की गलत हो गई है, लैंग्वेज की चेंजिंग में। अब जो भी पेपर बनाया, पेपर बनाते समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन अच्छे खासे गलत है, जिस पर बच्चे क्लेम करेंगे वो अलग बात है और हो सकता है इसकी रिवाइज आंसर की भी आएगी। ठीक है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि काफी है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा, मतलब क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा। कई लोग कह रहे हैं मतलब टफ पेपर था तो उनका स्कोर काफी भागेगा, 20 नंबर 30 नंबर के आसपास तक भाग जाएगा, और कई लोग कह रहे हैं कि कुछ नंबर तक भागेगा। इस सब पर डिस्कस करते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में हम 4 इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट होता है उसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तो कितने किस पाली में बैठे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस पाली में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बने हैं, तो उसी हिसाब से हम एवरेज निकालते हैं पर शिफ्ट के मार्क्स का। ठीक है, हर शिफ्ट में जितने स्टूडेंट बैठेंगे उनके मार्क्स का एवरेज निकाला जाता है आपका नॉर्मलाइजेशन करने से पहले। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करने से पहले हर शिफ्ट के आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसको करने से पहले हर शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट का आपका एवरेज निकाला जाता है, उस एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं कि कितने मार्क्स पाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि किस शिफ्ट का पेपर टफ आया था। ठीक है, पेपर टफ जो आया था किस शिफ्ट का आया था। ज्यादातर लोग जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि जिस शिफ्ट में पेपर टफ आया है उसमें मार्क्स बढ़ेंगे और जिस शिफ्ट में पेपर टफ नहीं आया है उसमें मार्क्स घटेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, पेपर टफ एक रीजन है, लेकिन जो तीसरा और इम्पोर्टेंट रीजन है कि किस टाइप के स्टूडेंट, मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट, टाइप ऑफ स्टूडेंट जो बैठे हैं। ठीक है, किस शिफ्ट में बैठे हैं, टाइप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर अच्छे स्कोरर पढ़ने वाले बच्चे शिफ्ट 2 में बैठे हैं तो शिफ्ट 2 का पेपर टफ आया है फिर भी उन्होंने उसे कवर कर लिया है, तो फिर शिफ्ट 2 के मार्क्स उतने नहीं बढ़ेंगे जितना आप उम्मीद कर रहे हैं कि शिफ्ट 1 20 नंबर या 30 नंबर, या हो सकता है कि शिफ्ट 2 के जो मार्क्स हैं वो ज्यादा हो जाए क्योंकि वहां अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं, और शिफ्ट 3 के मार्क्स कम हो जाए, जबकि पेपर शिफ्ट 2 से शिफ्ट 3 आसान होगा। लेकिन चूंकि शिफ्ट 2 में बहुत ही अच्छे बच्चे बैठे हैं, जो उस पर्टिकुलर एग्जाम के सबसे अच्छे बच्चे थे वो उसी शिफ्ट में बैठ गए थे, इस वजह से उसमें अच्छी खासी स्कोर हो गई है, तो शिफ्ट 3 के मार्क्स बढ़ेंगे, शिफ्ट 2 के नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की रोल फैक्ट करता है कि किस तरह के स्टूडेंट किस शिफ्ट में बैठे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम निकालते हैं एवरेज, और एवरेज जब निकालते हैं उस एवरेज का जो निकलता है उसमें जो सबसे ज्यादा मार्क्स एवरेज का आ रहा था उसी से हम बाकी शिफ्ट को कंपेयर करते हैं, यही नॉर्मलाइजेशन होती है।
अब यहाँ पे अगर अच्छे स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर टफ शिफ्ट में मान लीजिए बैठे हुए हैं, उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है, तो एवरेज अपने आप बढ़ जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा। और पता चला कि आसान शिफ्ट में ऐसे बच्चे बैठे नहीं उतने टैलेंटेड, नॉर्मल से भी बिलो बच्चे बैठ गए, तो पता चला उस शिफ्ट में एवरेज कम हो गया, तो फिर जिसका एवरेज ज्यादा हो उससे हम नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे। लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जरूरी तो है नहीं कि एक शिफ्ट जो बहुत हार्ड आया उसमें सारे जीनियस ही बैठता है। ये तो मैंने एक चांस की बात बताई, एक एक्सप्लेन किया है। जरूरी ये तो नहीं है कि हर कैटेगरी का बच्चा बैठता है, ऐसा हो नहीं हर शिफ्ट में बैठता है हर कैटेगरी का बच्चा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन को समझने की। मैं एक सिंपल सी बात बताया हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं नॉर्मलाइजेशन को चौथी समझाने वाली है कि पोस्ट कैटेगरी वाइज जो होता है, कैटेगरी वाइज जो आपकी पोस्ट होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम नॉर्मलाइजेशन निकालते हैं तो इस चार चीज को देखते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पर शिफ्ट में कितने बैठे हैं, किस शिफ्ट का पेपर टफ है, दूसरा की किस तरह के स्टूडेंट बैठे हैं शिफ्ट में, और क्या पे पोस्ट की कैटेगरी है। अब नॉर्मलाइजेशन निकाला कैसे जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो हमें पता चल गया, ये चार की पॉइंट्स देखे जाते हैं किसी भी उसमें, क्योंकि ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि जिस शिफ्ट में पेपर टफ है उसके मार्क्स बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये चार की पॉइंट्स हैं जिसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन का जो निकालने का तरीका है नॉर्मलाइजेशन को, वो कैसे है, ठीक। नॉर्मलाइजेशन अगर आपको निकालना है तो वो कैसे आप निकालेंगे। अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूं कि शिफ्ट 1 है, मान लीजिए शिफ्ट 1 है, ठीक। शिफ्ट 1 का जो एवरेज ऑफ स्टूडेंट मार्क्स आया है, एवरेज ऑफ स्टूडेंट मार्क्स वो आया है 90, ठीक। शिफ्ट 2 में वही चीज आया है नियर अबाउट 70। शिफ्ट 3 में वही चीज आया है नियर अबाउट 85, और शिफ्ट 4 में वही चीज आया है नियर अबाउट 65, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपके स्कोर इन्होंने गेन किए हुए हैं। ये एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट के, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बैठे थे उनके एवरेज मार्क्स निकाले गए हैं, ठीक। एवरेज मार्क्स ये निकाले गए हैं। अब इसमें देखा जाएगा किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा बच्चे स्कोर कर रहे हैं। 90 मार्क्स शिफ्ट 1 में जो बच्चे हैं वो 90 मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं, 90 स्कोर कर रहे हैं। तो अब इसके बेसिस पर ही बैलेंस किया जाएगा बाकी शिफ्ट को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर है, तो इसके बेसिस पे ही बैलेंस किया जाएगा इसको। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में हम इक्वल लेवल का क्वेश्चन पूछ पाए, ये पॉसिबल भी नहीं है। हम ह्यूमन से, हमसे एरर होता है, तो ऐसे में हम नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस करते हैं और उसमें यही देखा जाता है कि शिफ्ट में मान लीजिए 90 स्कोर कर रहे हैं बच्चे। अब शिफ्ट इजी है टफ है इससे नहीं मतलब है, लेकिन शिफ्ट में अगर बच्चे 90 स्कोर कर रहे हैं तो फिर इसी के बेस पे हमको इन सबको बैलेंस करना होगा भाई, इन सबको बराबर लाना होगा। कई रीजन हो सकते हैं, पेपर टफ हो, या हो सकता है उस लेवल के बच्चे ना बैठे हो, बहुत जो 4 रीजन में बताया उसमें से वो चारों रीजन हो सकते हैं, तो ठीक है। अब उसमें ये सिंपल सी बात है कि इसके बेसिस पे हमें सबको बराबर लाना है। अब ये नहीं है कि अब 90 है तो यहाँ क्या है 90 के बराबर लाना है, तो यहाँ हम 20 नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ हम 5 नंबर ऐड कर देंगे और यहाँ हम 25 नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका मार्क्स ऐड होना चाहिए, लगभग आपका ये मार्क्स ऐड होना चाहिए 90 लाने के लिए। लेकिन क्या ये पूरा ऐड होता है? नहीं, ये एक्चुअली इस पे डिपेंड नहीं है कि भैया 20 मार्क्स अगर सेकेंड शिफ्ट में बढ़ाया गया है तो 20 सबका बढ़ जाएगा, ये नहीं हो सकता है, ठीक। इसका क्यों, इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है एक्यूरेसी, ठीक है। आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, किसी भी एग्जामिनेशन में आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, इस पर आपका नॉर्मलाइजेशन का नंबर ये वाला बढ़ता है, जो ये बढ़ना चाहिए ये नंबर, ठीक है। ये आपके एक्यूरेसी पे बैठता है। मान लीजिए आपने किसी शिफ्ट में बैठे हैं और 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और आपने 20 क्वेश्चन जो है तुक्का मारा, मतलब 60 क्वेश्चन जो है आपको एकदम एक्यूरेट आता है जिसमें आपकी गलती होने के चांसेस नहीं है, और 20 क्वेश्चन वो हैं जिनमें आप सोचे चल बेटा इसमें तुक्का मार लेते हैं। अब हम जब तुक्का मारते हैं तो मान लीजिए इसमें से आपका 6 क्वेश्चन मान लीजिए सही होता है और 14 क्वेश्चन जो होता है वो गलत हो जाता है, जो 14 क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपका स्कोर क्या हो जाएगा, आपका स्कोर हो जाएगा 66, ठीक, जो ऐड हुआ, लेकिन 14 क्वेश्चन है जो गलत हुए हैं। और यहाँ पे मान लीजिए वीडियो का ही एग्जाम था तो उसमें 2 कट ऑफ,
2 पे एक गलती है तो मतलब 7 नंबर यहां से आपका चला गया। तो 7 नंबर चला गया तो कितना बचा? तो ये बचा आपका 50 है। तो आपने स्कोर किया 59, ठीक। क्योंकि हाफ ए कट ऑफ, मैंने वीडियो के एग्जाम को लेकर बताया है, हाफ ए कट ऑफ किसी जगह 1/4 होता है, किसी का 1/3 होता है, लेकिन आपका स्कोर हो गया 59, ठीक है। अब 59 हो गया। अब यहां से आपने नंबर अपना लॉस किया ही किया, लेकिन इसके अलावा आपका मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, शिफ्ट 2 में, जहां आपका 20 नंबर बनना है, तो आपका 20 नंबर अब नहीं बढ़ेगा। अब वो आपकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी, जो नंबर आपने गलती की है वो यहाँ पर काटे जाएंगे और उसके बाद आपके स्कोर में ऐड किए जाएंगे। एक्यूरेसी 20, एक्यूरेट 20 नंबर नहीं बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए आप इसी सेकंड शिफ्ट में हैं और आपको 70 क्वेश्चन ही आते हैं और आपने 70 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही किए हैं, मतलब 70 क्वेश्चन जो आपने पेपर में 100 में से देखे, आपने कहा कि 70 तो मेरे पूरे पढ़े हुए हैं भैया, मुझे एकदम अच्छे से आता है, तो मैंने 70 क्वेश्चन एकदम अटेम्प्ट किए, एक भी रिस्क नहीं लिया। अब जब आपने एक भी रिस्क नहीं लिया, तब आपको ये 20 नंबर जो बेनिफिट मिल रहा है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 90 मार्क्स आपको हो जाएंगे, ठीक। यानी आप अगर 60 क्वेश्चन भी एक्यूरेट सही किए हैं, आपको पता है कि 60 के अलावा आपने कोई ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया है, तो जितनी कम गलती करेंगे उतना आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर, उतना बेनिफिट मिलता है। अगर 20 शिफ्ट 2 में मिला है, 20 नंबर किसी शिफ्ट 2 में बढ़ने वाला है, तो आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा कि आपको पूरा 20 में 20 मिलेगा, 18 मिलेगा, 16 मिलेगा, 14 मिलेगा, 12 मिलेगा, ये आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मलाइजेशन ऐसे कैलकुलेट होता है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करने के? केवल हार्ड पेपर होना ही नहीं है, 3 और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे नॉर्मलाइजेशन आपको कंप्लीटली मिलेगा, फुल मार्क्स का सपोर्ट मिलेगा या कम मार्क्स का सपोर्ट मिलेगा, और वो है आपकी एक्यूरेसी। तो ये पूरा चीज है आपका नॉर्मलाइजेशन में, और इसी से आपके कट ऑफ बनेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स है अच्छा खासा 12th का, लेकिन स्टैटिक्स है एक तरह से मैं कहूंगा, मैथमेटिक्स ठीक है, स्टैटिक्स मैथ्स है, लेकिन जो भी है ओवरऑल ऐसे ही आपका होता है, ठीक है। यही आपके नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है और यही वीडियो री एग्जामिनेशन में होगा, और इसके बाद आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया क्या हो जाएंगे कट ऑफ, ठीक है। पिछली बार मैंने थोड़ा कट ऑफ में अप डाउन कर दिया था 1-2 कैटेगरी को, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा, ठीक है, डीवी के लिए, वो लगभग आपका कट ऑफ 102 से 104 के बीच में ही लाइज करेगा। काफी लोग कह रहे थे कि भैया पहले जाके एनालिसिस कर लो कि है 95, भैया तुम्हारे कहने पे हम कह देते 50 से कट ऑफ चल जाएगा। हाँ, तुम कितना जान रहे हो, कितने बच्चे तुमसे टैलेंटेड बैठे हुए थे वहां पर। क्वेश्चन तुम्हारे लिए आता तो बहुत लोग के लिए इजी भी हो सकता है वो क्वेश्चन, ये मूर्खता वाली बात होती है, ठीक है। तो 102 से 104 मार्क्स आपके अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ चाहिए। भाई खुश होना है तो आप 90 का हो, 95 का हो, वो आप पर है, आपका एक्सपेक्टेशन है। भाई हम भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये होगा, आप भी कर रहे हैं, वो आपका है, ये मेरा है। मुझे लगता है 102 से 104 जाएगा, तो मैं 102 104 बता रहा हूं आपको, ठीक है। और ओबीसी में 100 से 102 के बीच में ये कट ऑफ जाएगा, ठीक है, ओबीसी। और ठीक ये डीवी के लिए है, क्योंकि डीवी के लिए क्लोज कॉल होती है, ईडब्ल्यूएस है नहीं, आपको पता है ये बात। एससी में 90 से मैंने 92 बताया था तब भी, और 90 से 92 भी बताया था एससी में, और एसटी में मैंने बताया था 86 से 88 के बीच में ये कट ऑफ जाने वाला है। और फीमेल का जो कट ऑफ मैंने आपको बोला था, फीमेल का कट ऑफ वो मैंने बोला था 96 to 98, ठीक है, 96 to 98 डीबी का कट ऑफ में बोल रहा हूँ, ये बार बार डीबी का कट ऑफ बोल रहा हूँ। कल परसों की वीडियो में मैंने ये बोल दिया था कि डीबी के कट ऑफ के बाद कट ऑफ घट जाएगी, लेकिन घटेगी नहीं, कट ऑफ हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि जब सिलेक्शन होगा तो डीबी में तो ज्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे ना, डीबी में तो ज्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, फाइनल सेक्शन में कम बच्चे होंगे, बढ़ जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं, 1-2 नंबर कट ऑफ आगे भागेगा, और इससे ज्यादा नहीं भागने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद जो है फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन में मैंने कट ऑफ को उल्टा कर दिया था पिछले वीडियो में, ठीक है। एक्चुअली में फ्रीडम फाइटर में 85 to 87 था, ठीक है, 85 to 87 मार्क्स क्वेश्चन फ्रीडम फाइटर में सही था, और एक्स सर्विसमैन में जो था वो फ्रीडम फाइटर का था, मैंने लिख दिया था, वो था 79
टू 81, ये एक्स सर्विसमैन के लिए था। पीएच के लिए 70 टू 75 मार्क्स होगा, क्वेश्चन होगा पीएच के लिए भी, पीएच कैटेगरी के लिए होना चाहिए। एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता, लेकिन 72 टू 75 उनका भी कट ऑफ जाना चाहिए, पीएच कैटेगरी का भी। तो ये है ओवरऑल आपका पेट का नोटिफिकेशन, वीडियो री एग्जाम का नोटिफिकेशन, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, कट ऑफ क्या होगी आपकी, ठीक है। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।